प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस समय बेहद नाकाम, पस्त और थके हुए दिख रहे हैं। तीसरी बार भी सत्ता तो नरेंद्र मोदी ने संभाल ली, लेकिन कई मोर्चों पर उनकी बेबसी और लाचारी बता रही है कि मोदी के हाथों से अब लगाम छूटती जा रही है। अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जिस दुस्साहस के साथ नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लिए, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन की तकलीफों और कोरोना में अनगिनत मौतों के बावजूद मोदी आराम से सत्ता का सुख उठाते रहे। जैसे तैसे सारी साठगांठ लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए और कुर्सी उन्होंने संभाल ली। लेकिन अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर मोर्चा संभाला हुआ है और गुजरात की फाइल खोलने की बात राहुल गांधी यहां पर सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ यहां पर राहुल गांधी संसद के अंदर करने जा रहे हैं, क्योंकि संसद का सत्र दोस्तों शुरू होने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष का सीधे तौर पर सामना करना पड़ेगा। एक सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से पूरी तरह से लगाम छूटती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। मेरी रुसवाई के असबाब हैं मेरे अंदर, आदमी हूं सो बहुत ख्वाब हैं मेरे अंदर। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस समय बेहद नाकाम, पस्त और थके हुए दिख रहे हैं। तीसरी बार भी सत्ता तो नरेंद्र मोदी ने संभाल ली, लेकिन कई मोर्चों पर उनकी बेबसी और लाचारी बता रही है कि मोदी के हाथों से अब लगाम छूटती जा रही है। अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जिस दुस्साहस के साथ नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लिए, उसके बाद दूसरे कार्यकाल में लॉकडाउन की तकलीफों और कोरोना में अनगिनत मौतों के बावजूद मोदी आराम से सत्ता का सुख उठाते रहे, वैसी ही बेफिक्री और मौज मस्ती वो तीसरे कार्यकाल में भी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें इनसे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। दोस्तों, कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 समेत कई और विधेयकों को मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना चाहती है। मुमकिन है कि कई बिल मोदी की मर्जी के हिसाब से पारित भी हो जाएं, लेकिन विपक्ष जिन सवालों को उठाने की तैयारी में है, क्या मोदी उनका जवाब दे पाएंगे, यह देखना होगा। ट्रंप ने जिस तरह बार बार भारत का अपमान किया है, टैरिफ को लेकर जो धमकियां अमेरिका से मिल रही हैं, विपक्ष अभी से उन सवालों को उठा रहा है और मोदी अपने दोस्त की दादागिरी के आगे लाचार और चुपचाप बैठे हैं। उधर राहुल गांधी ने अब कांग्रेस की जो नई गुजरात फाइल्स खोलनी शुरू की हैं, उसमें भी मोदी घबराए हुए दिख रहे हैं। मोदी या बीजेपी जो भी कह लें, इन दोनों को उम्मीद नहीं रही होगी कि राहुल गांधी इस तरह गुजरात पर दांव खेल जाएंगे, क्योंकि सामने तो बिहार का चुनाव है। वैसे बिहार में भी चुनाव से पहले जो चुनौतियां मिल रही हैं, उनसे भी किस तरह मोदी निपटेंगे, यह देखना होगा। बेशक नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के आगे हथियार डाल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एनडीए को पूरी तरह से झकझोर चुके हैं। बिहार में शराबबंदी से लेकर नौकरियों तक के मुद्दों को तेजस्वी अभी से चुनावों के केंद्र में ला चुके हैं और मजबूरन अब एनडीए के नेताओं को भी इस पर बयान देना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी अब बाबाओं के जरिए बिहार को जीतने की फिराक में है, लेकिन बिहार की जमीन सांप्रदायिकता के लिए उस तरह कभी तैयार नहीं हुई जैसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात की रही है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा दोस्तों कि आरएसएस से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की कोशिशें बीजेपी को जीत दिलाती हैं या नहीं। वैसे बिहार से पहले अभी मोदी को संसद में विपक्ष का सामना करना है। विपक्ष मोदी की दुखती रग से अच्छी तरह वाकिफ है और वह उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या लाचार मोदी को इस बार घुटनों पर लाएगा विपक्ष, और साथ ही समझेंगे कि किस तरह इस बार कांग्रेस के हाथ लगा है बड़ा मौका। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकदम नए मिशन के लिए तैयार कर लिया है। आइए जरा सुन लीजिए। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं है, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे,
गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताई। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। ऐसी रणनीति जो है सीधे तौर पर उन लोगों के हाथ में गुजरात के अंदर बना रहे हैं। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, राहुल गांधी ने 2-3 साल नहीं बल्कि सीधे 50 सालों का प्रोजेक्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रखा। बीजेपी भी 50 साल की बात करती है, लेकिन उसमें सत्ता का लालच मिला हुआ है और बीजेपी इस बात को छिपाती भी नहीं है। मोदी और शाह न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि हमें 50 सालों तक शासन करना है, यानी उन्हें अपनी तो फिक्र है, लेकिन इस देश को 50 सालों के शासन में मोदी क्या देंगे इसका कोई रोड मैप वो नहीं देते हैं। 2047 में देश विकसित हो जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ये सब बातें बोल देने से ही अगर विकास हो जाता तो फिर मोदी ने तो 2014 में ही अच्छे दिन लाने का वादा कर दिया था। सबके खाते में 15 लाख आएंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये सारी बातें कही गई थीं। अब हालत ऐसी है कि किसानों को 6,000 रुपए साल में सम्मान के नाम पर दिए जा रहे हैं। बाकी रोजगार और महंगाई का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। हर खाते में 15 लाख की बात को अमित शाह खुद जुमला बता चुके हैं। बीजेपी के हिसाब से चुनाव में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, यानी मोदी अब भी जो कह रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस बात की गवाही उनका अतीत ही दे रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल में मोदी पूरी तरह से असफल रहे और अब तीसरे कार्यकाल में असफलता का यह सिलसिला देश पर बेहद भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बेहद खुश हुए थे। उनकी खुशी स्वाभाविक भी थी, क्योंकि ट्रंप को वो अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए मोदी ने कूटनीतिक तकाजे को भुलाकर ट्रंप के लिए वोट भी मांग लिए थे। आपको याद होगा, मोदी ने तो देश हित से ऊपर उठकर दोस्ती निभाई, लेकिन ट्रंप ने अपने देश के फायदे के लिए मोदी की दोस्ती को ठेंगे पर रख दिया। अमेरिका और भारत के रिश्तों में बहुत गहराई कभी नहीं रही, आप सब जानते हैं, बल्कि कई बार रिश्ते तल्ख हुए, लेकिन 1947 से लेकर आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे पूरी तरह से समर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परिपाटी को भी तोड़ दिया और उधर ट्रंप भारत के अपमान में सारी हदें पार करते जा रहे हैं। पहले $21 मिलियन की मदद का तंज ट्रंप ने कसा और अब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाला टैरिफ लगाने की न केवल धमकी दी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि भारत अब टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि मोदी ने इस बारे में देश को कुछ नहीं बताया है और अब कांग्रेस ने इस पर मोदी की जमकर खबर ली है। जरा पवन खेड़ा को सुनिए। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, तो मोदी जी क्यों डर रहे हैं? क्यों जवाब नहीं दे रहे अमेरिका को पलटकर? डर रहा है, कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया।
तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात को लेकर, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि हम तब तक गुजरात को नहीं हासिल कर सकते, गुजरात में अपनी सरकार नहीं बना सकते, जब तक कि वहां पर कांग्रेस के अंदर छुपे भाजपाइयों को बाहर नहीं कर दिया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर पत्रकार महोदय ने सीधे तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर तरीके से साठगांठ लगाने के बाद तीसरा कार्यकाल उन्होंने शुरू कर लिया। जिस तरह से उन्होंने, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने सारे हथियार डाल दिए हैं, लेकिन इसके बाद जो है तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में आए हैं और उन्होंने पूरे एनडीए को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार को मत समझिएगा, और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से किस तरह से लगाम छूट रही है और किस तरह से विपक्ष के सामने, सदन के अंदर सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहां पर राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हुए हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।